नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने मिन फंक्शन, मिन ए फंक्शन, मैक्स ए फंक्शन, मिन इफ्स, मैक्स इफ्स, इन फंक्शंस को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझा। मैंने आपको बताया था कि मिन फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जो न्यूमेरिक वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू को ढूंढता है। इसी तरह से मैक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज में से मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू को ढूंढता है। लेकिन काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है जब हमें अपनी डेटा रेंज में से, उस डेटा रेंज में से जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है, उसमें से फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढना है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढना है, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढना है, या वो लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढना है जिसे आपके बॉस कह रहे हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू कौन है? फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू वो वैल्यू है जो डेटा रेंज में सबसे बड़ी है, जो कि मैक्स फंक्शन से भी निकल सकती है। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? थर्ड लार्जेस्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो उस पर्टिकुलर केस में एम एस एक्सेल हमें एक बहुत बढ़िया फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है लार्ज फंक्शन। इसी तरह से मान लीजिए आपके बॉस कहते हैं कि उन्हें सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में एम एस एक्सेल का मिन फंक्शन काम नहीं करता। उस पर्टिकुलर केस में एम एस एक्सेल का स्मॉल फंक्शन काम करता है। ये सिचुएशन अराइज कब होती है? ये सिचुएशन तब अराइज हो सकती है जब मान लीजिए आप किसी कॉलेज में जॉब करते हैं और उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको ये बोला गया है कि मिनिमम 3 जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनके सबसे कम मार्क्स आए हैं वो आइडेंटिफाई करो। 3 पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट वैल्यूज लेकर आओ, 3 पर्टिकुलर लार्जेस्ट वैल्यूज को फाइंड करो। तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको रेवेन्यू देखना है, आपको लार्जेस्ट प्रॉफिट देखना है, आपको 3 लार्जेस्ट सेल्स देखनी है। अब मैं 3 कह रहा हूं, ये 3 से ज्यादा भी हो सकती है। आपसे फिफ्थ लार्जेस्ट की डिमांड भी की जा सकती है, आपसे सेवंथ लार्जेस्ट की डिमांड भी की जा सकती है। और इन्हीं पर्टिकुलर लार्ज एंड स्मॉल फंक्शंस की हेल्प से आप न्यूमेरिक वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर सकते हैं। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, ये इस लेक्चर में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एम एस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इसमें मैंने आपके लिए लार्ज फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए हैं। दरअसल लार्ज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा रेंज में से, किसी भी डेटा सेट में से, किसी भी एरे में से फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू एंड सो ऑन को ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसके सिंटेक्स में 2 आर्गुमेंट्स को पास किया जाता है और ये दोनों के दोनों आर्गुमेंट्स मैंडेटरी हैं, यानी कि कंपलसरी हैं। इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसमें आप एरे, डेटा सेट या उस रेंज को पास करेंगे जिसमें से आप फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट एंड सो ऑन वैल्यूज़ को ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है वहाँ पर मैंने के लिखा है, आप यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं। दरअसल ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड सो ऑन। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि आप लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, यानी फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, जिसे मैक्स फंक्शन से भी ढूंढा जा सकता है। अगर आप यहाँ पर 2 लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर 3 लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं एंड सो ऑन। जब आप किसी भी एरे को, किसी भी डेटा रेंज को सिलेक्ट करते हैं और उस एरे या डेटा रेंज में न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अलावा अगर ब्लैंक सेल्स, टेक्स्ट वैल्यूज़ और लॉजिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं तो ये लार्ज नाम का फंक्शन उन वैल्यूज़ को इग्नोर करता है। अगर आपने एक ऐसी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया है जिसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो ये लार्ज फंक्शन नम एरर रिटर्न करता है। तो चलिए इसे समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें कोई डेटा रेंज या एरे को ही सिलेक्ट करना है, आप डायरेक्टली भी इसमें नंबर्स को पास कर सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर लार्ज लिखूँ, मैंने जैसे यहाँ पर लार्ज लिखा, टैब को प्रेस किया, अब मुझे यहाँ पर एरे वैल्यूज़ को पास करना है। तो एरे में वैल्यूज़ को पास करने के लिए हमें करली ब्रैकेट लगानी पड़ती है। तो आप यहाँ पर एज ए एरे कांस्टेंट वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 वैल्यूज़ को पास करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 15, कॉमा लगाया, 12 लिखा, कॉमा लगाया, 17 लिखा, कॉमा लगाकर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है। उसके बाद मैं इस करली ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे अगर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढना है तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। 2 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अगर इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखें तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू 15 है, और अगर आप एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 15 एज ए रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूँ, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर लार्ज लिखूँ, टैब को प्रेस करूँ, टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ फिर से वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 13 ले लिया, यहाँ पर 11 ले लिया। करली ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर टोटल 4 वैल्यूज़ हैं और मैं यहाँ पर के में 4 ही लिख देता हूँ, यानी सेकंड आर्गुमेंट को 4 ही लिख देता हूँ। ब्रैकेट को बंद करता हूँ, एंटर को प्रेस करूँगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं लगाई है, तो आप इसे एज ए एरे पास करें, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पर आएँ और एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 11 आ गया। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है। तो जी हाँ, ये यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू ही देगा, क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ही 4 हैं। तो इस तरह से ये लार्ज फंक्शन काम करता है। तो चलिए अब किसी डेटा रेंज की हेल्प से इसे समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेल्स एजेंट्स के नेम्स हैं और उनके द्वारा की गई सेल है। मुझे यहाँ पर फर्स्ट लार्जेस्ट सेल, सेकंड लार्जेस्ट सेल और थर्ड लार्जेस्ट सेल को ढूंढना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पर लिखने के बाद लार्ज लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा, एरे में इस डेटा रेंज को पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। सेकंड आर्गुमेंट में मैं 1 लिखूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। उसी तरह से यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद लार्ज लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एरे में इसे पास कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो दिस इज दी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर लार्ज लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एरे में इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू या थर्ड लार्जेस्ट सेल आ गई है। अब मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है वो फॉर्मूला मैंने 3 बार लगाया है। पहले फॉर्मूला लगाया फर्स्ट लार्ज रेंज के लिए, लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, दूसरा फार्मूला लगाया सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, थर्ड फार्मूला दोबारा फिर से लगाया वही सेम फार्मूला थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए। अब कितना अच्छा हो कि मैं इसी पर्टिकुलर रेंज में 1 2 3 लिख लूँ और इस सेल को सिलेक्ट कर लिया करूँ। बार बार मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, फिर 2 लिखता हूँ, फिर 3 लिखता हूँ, मैं फार्मूला लिखने के बाद उसे ड्रैग कर लूँगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूँगा, इक्वल टू लिखने के बाद लार्ज लिखूँगा, टैब को प्रेस करूँगा। टैब को प्रेस करने के बाद मैं इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट को बंद करूँगा, एंटर को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब मैं इस पर्टिकुलर सेल को नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ और ये फॉर्मूला नीचे इन पर्टिकुलर सेल्स में भी कॉपी हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये आउटपुट बिल्कुल सेम है, ये आउटपुट भी सेम है, ये आउटपुट सेम नहीं है, यानी यहाँ पर एरर आ रहा है। अब एरर आने का कारण क्या है? यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए इस रेंज को सिलेक्ट किया गया है। अगर आप यहाँ पर आकर डबल क्लिक करके देखें तो आप देखेंगे कि ये तो रेंज से बाहर हो गया, इस रेंज को सिलेक्ट किया गया है, यानी यहाँ पर जो रेंज सिलेक्ट हुई है वो C4 से C13 हुई है। अगर आप यहाँ पर आएँ और डबल क्लिक करें, यहाँ पर जो रेंज सिलेक्ट हुई है वो C5 से लेकर C14 तक हुई है। तो होना ही ऐसे चाहिए और होता ही ऐसे है, क्योंकि MS एक्सेल में जब हम फार्मूला लगाते हैं और उस फार्मूला को ड्रैग करते हैं तो MS एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग काम करती है। अब ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग क्या होती है,
इसे मैंने डिटेल में फार्मूला एंड फंक्शन समझाने से पहले लेक्चर लगा दिया था और बहुत डिटेल में समझाया था। मेरे ख्याल में मैंने इसके ऊपर 2 लेक्चर्स लगाए हैं। तो अगर आपको रेफरेंसिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। दरअसल होता क्या है, जब हम फार्मूला को ड्रैग करते हैं, जैसे मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो ये जो रोज हैं ये अपडेट होनी शुरू हो गई। पहले यहाँ पर क्या था, थर्ड रो थी। सी यहाँ पर क्या है, कॉलम है। और 3 क्या है, 3 दरअसल यहाँ पर रो है, थर्ड रो है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो क्योंकि नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो सी तो वही रहेगा, कॉलम तो सी ही है, लेकिन रो अपने आप को अपडेट कर लेगी। यहाँ पर 4 हो जाएगा और जहाँ पर 12 था वहाँ पर 13 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए C5 हो गया और यहाँ पर C14 हो गया, यानी रोज खुद को अपडेट कर रही हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पर या राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो कॉलम्स खुद को अपडेट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग नहीं चाहिए होती है। उस पर्टिकुलर केस में, जिस पर्टिकुलर केस में हमें बार बार फिक्स्ड रेंज ही चाहिए तो यहाँ फिक्स्ड सेल ही चाहिए, तो वहां हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का या मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का मतलब है कि आपको उस पर्टिकुलर रेंज को लॉक कर देना है। जैसे अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर मुझे कॉलम को लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नीचे की तरफ ही ड्रैग कर रहा हूँ तो कॉलम तो सेम ही रहेगा। मुझे यहाँ पर रो को लॉक करने की जरूरत है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लूंगा और लॉक करने के लिए अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से फंक्शन की F4 को प्रेस करूंगा। जैसे ही आप फंक्शन की F4 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉलम के आगे और रो के आगे, दोनों के आगे डॉलर का साइन लग गया है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने इस पर्टिकुलर रेंज को लॉक कर दिया है। आपने कॉलम को भी लॉक कर दिया है और आपने रो को भी लॉक कर दिया है। लेकिन मान लीजिए आप कॉलम को लॉक नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में मुझे कॉलम को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नीचे की तरफ ही ड्रैग कर रहा हूं। तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ रो को ही लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फंक्शन की F4 को एक बार फिर से प्रेस कर दें। जब आप फंक्शन की F4 को एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉलम के आगे से लॉक जा चुका है। अब लॉक यानी कि डॉलर का साइन सिर्फ और सिर्फ रो के आगे लगा हुआ है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे आप कि यहाँ से एरर्स जा चुके हैं और आउटपुट जो ये थी वही सेम आउटपुट यहाँ पर भी आ चुकी है। अगर आप इसे डबल क्लिक करके देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी C13 C12 ही है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी C13 और C12 ही है। अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर H2 लिखा है। ये जो पर्टिकुलर H2 है, दरअसल ये H2 यहाँ पर इसके लिए लिखा है क्योंकि मुझे 1 चाहिए था। जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर H3 आ गया। खुद को इसने अपने आप अपडेट कर लिया, क्योंकि मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो चेंज हो रही हैं। यहाँ पर सेकंड रो थी और यहाँ पर अब थर्ड रो है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये थर्ड रो है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ पर H4 लिखा हुआ आ गया है। ये देखिए यहाँ पर जो रो है वो सेकंड रो है, यहाँ पर जो रो है कॉलम H ही है, थर्ड रो है। यहाँ पर जो रो है वो यहाँ पर थर्ड रो ही है, फोर्थ रो बोल सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि H4 है। यहाँ पर आते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये 1 2 3 नहीं चाहिए। कौन बार बार H4 H3 लिखे, यहाँ पर 1 2 3 लिखे। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा है हमारे पास अगर डेटा, तो 1 2 3 4 को कौन यहाँ पर काउंटिंग को लिखे। मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि एक ही पर्टिकुलर कॉलम हो और उसमें ये सेल्स का डेटा आ जाए और इसी ऑर्डर में आए, पहले फर्स्ट लार्जेस्ट, फिर सेकंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड लार्जेस्ट। उसके लिए एक बहुत बढ़िया फंक्शन हम यूज़ करेंगे, जिस फंक्शन का नाम है रोज फंक्शन। पहले रोज फंक्शन की नेचर को समझ लेते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, रोज लिखेंगे, ROWS। रोज लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए आपने इसे सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली N2 से लेकर O2 तक और ब्रैकेट को बंद कर दिया। एंटर को प्रेस करेंगे तो क्या आंसर आया, 1 आंसर आया। कारण क्या है, कारण ये है कि ये दोनों के दोनों सेल एक ही रो को बिलोंग कर रहे हैं। एंटर को प्रेस करते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद रोज लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। अब इन दो सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आया, 2 आंसर आया। कारण ये कि जिस रेंज को आपने सिलेक्ट किया है उस रेंज में जो सेल्स हैं वो 2 रोज में आ रहे हैं। यानी दरअसल ये जो पर्टिकुलर रोज फंक्शन है ये नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है।
अगर आप नंबर ऑफ रोज को काउंट करना चाहते हैं तो आप रोज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूं, इक्वल टू लिखने के बाद रोज लिखूं, टैब को प्रेस करूं, टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर ए लिख दूं, ए लिखने के बाद यहाँ पर ए ना लिखो, यहाँ पर एन लिख दो, ठीक है। एन लिखने के बाद कॉलन डालूं, फिर से एन लिख दूं। अब मैंने क्या किया, पूरे के पूरे एन कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद किया। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट ये होगी कि इस पूरे के पूरे एन कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो इस तरह से इस पूरी की पूरी वर्कशीट में टोटल रोज ही इतनी है, क्योंकि अगर एन कॉलम में इतनी रोज हैं तो ओ कॉलम में भी उतनी ही रोज होंगी, और एंड सो ऑन, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ रोज एक्सेल में अगर आपको काउंट करनी है तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूं, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर रोज लिखूं, टैब को प्रेस करूं, टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ मैं N3 लिख दूं। जैसे ही मैं N3 लिखूंगा तो आप देखेंगे कि इसने N3 सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ, कॉलन लगाने के बाद मैं फिर से N3 लिख दूं, N3 लिखने के बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर दूं। अगर मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो इसने यहाँ पर बताया है कि आपने एक सेल को सिलेक्ट किया है, ठीक है। और ये जो एक सेल है ये एक ही रो में आ रहा है क्योंकि सेल ही एक है। अब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, जैसे ही मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर इसने N4 को सिलेक्ट कर लिया है। पहले यहाँ पर क्या था, N3 था। अब यहाँ पर अगर मैं इसे फिर से ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर 1 आएगा, और ये क्या है, N5 है। मान लीजिए मुझे इन दो सेल्स को देखना है, इसे और इसे, यानी N3 और N4, तो ये कितनी रोज में आएंगे, 2 रोज में आएंगे। उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आएंगे। अब मुझे कॉलम तो बिल्कुल सेम रखना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि रो चेंज होती रहे। तो उसके लिए मैं डॉलर का साइन यहां पर लगा दूंगा और इस पर्टिकुलर रो को लॉक कर दूंगा। उसके बाद हम यहां पर आएंगे, आने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, यहां पर आएंगे। अब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, तो ये देखिए यहां पर ये काउंटिंग शुरू हो गई। यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने N3, ये N है, N कॉलम है, और थर्ड रो को लॉक कर दिया है। तो ये पर्टिकुलर सेल तो सिलेक्ट होगा ही होगा, N3 और N4, तो टोटल कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई। N3 और N4 कितनी रोज हैं, कितनी रोज को कवर कर रहे हैं, 2 रोज को कवर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर N3, N4, N5, तो इसने 3 सेल्स को कवर कर लिया, N3 से लेकर N5 तक। तो 3 सेल्स हो गए ना, तो 3 रोज हो गई। और ये तीनों के तीनों सेल्स जो हैं 3 अलग अलग रोज में आ रहे हैं, N3 में, N4 में और N5 में। कॉलम जो है वो इसमें N ही रहेगा। तो ऐसा ही अगर मैं रो का फंक्शन यहाँ पर लगा दूं तो मुझे ये 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर हम लार्ज फंक्शन लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद हम इसे, इस डेटा रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद, अब कॉमा लगाने से पहले जो लॉक करते हैं वो लॉक कर लें हम। इसे सिलेक्ट कर लेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, जिससे ये जो पर्टिकुलर रोज हैं ये लॉक हो जाएंगी, कॉलम को लॉक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम रोज फंक्शन लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद अब मुझे यहाँ पर एरे को पास करना है। यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करूंगा। ये कौन सा सेल है, C3 सेल है, जहां से ये काउंटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर आएंगे, अब मैं यहाँ पर फंक्शन की F4 को प्रेस करूंगा। फंक्शन की F4 को एक बार प्रेस करने से ये जो कॉलम है और ये जो रो है दोनों के दोनों लॉक हो जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ रो को लॉक करना है। तो मैं फंक्शन की F4 को एक बार फिर से प्रेस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद इसी पर्टिकुलर सेल को फिर से सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा। यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने है। इसने फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढ दिया है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू और थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू भी आ गई है। यहाँ डबल क्लिक करके देखें, यहाँ पर C3 और C4 है, C4 कॉलन C4 नहीं है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर C3 है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर C3 C4 है। ये देखिए यहाँ पर 2 पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 सेल सिलेक्ट हो गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम C3 टू C5। आपने सिर्फ इतना काम किया कि आपने इस पर्टिकुलर 3 को लॉक कर दिया है, यानी रो को आपने लॉक कर दिया है। ये C3 से C4 C5 अब नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप अगर ये 1 2 3 नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एंड इट इज
वेरी इजी टू डू। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के फर्क को भी समझ लिया है। चलिए एक और एग्जांपल के साथ इसी लार्ज फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही नहीं ढूंढ सकते, आप चाहें तो आप टाइम वैल्यूज में से और डेट वैल्यूज में से भी लेटेस्ट टाइम को और लेटेस्ट डेट्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर लार्ज लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एरे में आप इन वैल्यूज को ले लेंगे, डेट वैल्यूज को, उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, जिससे जो आपकी रोज हैं वो लॉक हो जाएंगी, कॉमा लगाएंगे। अब हम यहाँ पर रोज का फंक्शन लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को ले लेंगे, इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, जिससे ये रो लॉक हो जाएगी, कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद इसी एक सेल को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए, ड्रैग किया मैंने और रिजल्ट मेरे सामने आ गया, 3 लेटेस्ट डेट्स मेरे पास आ गई हैं। इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर लार्ज लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर टाइम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर से रोज फंक्शन लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इस पर्टिकुलर सेल को ले लेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, फंक्शन की F4 को प्रेस करेंगे, फिर से फंक्शन की F4 को प्रेस करेंगे, अब उसके बाद कॉलन का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद लार्ज फंक्शन को भी बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसे ड्रैग कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि लेटेस्ट सेल्स टाइम भी आपके सामने आ गए हैं। चलिए एक और चीज समझते हैं। मान लीजिए आपने लार्जेस्ट वैल्यूज निकाल ली हैं, आपने फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू और थर्ड लार्जेस्ट वैल्यूज निकालनी है। अब आप उनका सम भी चाहते हैं और एक ही फॉर्मूला से उन टॉप वैल्यूज का अगर आप सम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे। अब क्योंकि सम निकालना है तो सम फार्मूला तो लगेगा ही, उसके बाद टैब को प्रेस करेंगे। अब हमें टॉप 3 वैल्यूज का सम निकालना है, तो मैं यहाँ पर टॉप 3 वैल्यूज लेके भी तो आनी है, यहाँ पर लार्ज फंक्शन लगाऊंगा। लार्ज फंक्शन लगाने के बाद इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पर रोज का फंक्शन नहीं लगाना है, अब मुझे सबसे पहले 3 वैल्यूज निकालनी है और उन 3 वैल्यूज को ये सम करेगा। फर्स्ट वैल्यू के लिए 1, सेकंड वैल्यू के लिए 2 और थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए 3। अब 3 वैल्यूज को एक साथ पास करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ये करली ब्रैकेट लगानी होगी और इन 3 वैल्यूज को एज ए एरे कांस्टेंट पास करना होगा। मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा और यहाँ पर 3 लिख दूंगा, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, करली ब्रैकेट को। करली ब्रैकेट को बंद करने के बाद इस लार्ज फंक्शन को बंद कर दूंगा, इस सम फंक्शन को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो रिजल्ट आपके सामने है। इसी तरह से आप टॉप 3 वैल्यूज की एवरेज भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू लिखेंगे और एवरेज लिखेंगे। हालांकि अभी हमने एवरेज फंक्शन डिटेल में समझा नहीं है, फिर भी नॉर्मल एवरेज तो हमें निकालनी आती ही है। एवरेज लिखने के बाद यहाँ पर लार्ज लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, इसे सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट लगाएंगे और 1, 2, 3 को एज ए एरे कांस्टेंट पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एवरेज फंक्शन को भी क्लोज कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने टॉप 3 वैल्यूज की एवरेज निकाल ली है। जिस तरह से हमने डिटेल में लार्ज फंक्शन को समझा है, अब हम स्मॉल फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर स्मॉल लिखा है। स्मॉल फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेटा सेट में से, किसी भी एरे में से, किसी भी डाटा रेंज में से स्मॉलेस्ट वैल्यूज को फाइंड करता है। ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड सो ऑन को फाइंड करता है। वही इसमें भी 2 आर्गुमेंट्स ही हैं, एक एरे है और एक के है, कि एक वेरिएबल वैल्यू है जो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ये ब्लैंक सेल्स को, टेक्स्ट वैल्यूज को और लॉजिकल वैल्यूज को इग्नोर करता है। अगर किसी एरे में कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो ये नम एरर देता है। चलिए यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे और स्मॉल लिखेंगे। अब मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर इक्वल टू लिखने के बाद, स्मॉल लिखने के बाद यहाँ पर एरे को पास करना है, तो यहाँ पर इस एरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे। अब क्यों 2 बार प्रेस करेंगे ये आपको पता है, आप रोज को लॉक करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पर लॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है,
क्योंकि मैं फार्मूला बार बार लगा रहा हूँ, यहाँ पर फिर से स्मॉल लिखेंगे। अब लॉक मत करो चाहे, क्योंकि 3 बार फार्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, रिजल्ट आपके सामने है। इक्वल टू लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। तो 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं। लेकिन मैं इस तरह से नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ड्रैग करूँ और ये फॉर्मूला बाकी सेल्स में अपने आप अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए आप 1 2 3 इस तरह से लिख लें, क्योंकि आप 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहते हैं। इक्वल टू लिखेंगे और स्मॉल लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एरे में इसे पास कर लेंगे, पास करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे। 2 बार प्रेस करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर को प्रेस कर देंगे। ये देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट, यहाँ पर थर्ड स्मॉलेस्ट भी आ चुकी है। लेकिन मुझे यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिखना है, मुझे डायरेक्टली करना है जैसे मैंने लार्ज फंक्शन के केस में किया था। तो यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर स्मॉल लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इस पर्टिकुलर एरे को सिलेक्ट कर लेंगे, इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर रोज फंक्शन लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएं, कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद इसी पर्टिकुलर सेल को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, रोज को बंद करेंगे, स्मॉल फंक्शन को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। अब मुझे बॉटम 3 वैल्यूज का सम निकालना है और बॉटम 3 वैल्यूज की ही एवरेज निकालनी है। जैसे लार्ज के केस में किया था वैसे ही स्मॉल के केस में भी करेंगे। इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर स्मॉल लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एरे में इसे पास कर लेंगे, इसे पास करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट में एरे में इन 3 वैल्यूज को पास कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पर 2 कॉमा डाल के फिर 3, इसे करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इसे भी बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। तो ये तो स्मॉल वैल्यू निकल रही है, ऐसा थोड़ी करना है, सम करना है। तो यहाँ पर टैब को प्रेस करेंगे और इसे यहाँ से बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज का सम आपके सामने आ चुका है। अब मुझे एवरेज निकालनी है, तो इक्वल टू लिखकर एवरेज लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर स्मॉल लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एरे में इसे पास कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज चाहिए, करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, स्मॉल फंक्शन को बंद करेंगे, एवरेज को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 बॉटम वैल्यूज की एवरेज आपके सामने आ चुकी है। जिस तरह से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यूज को, 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज को ढूंढा, आप 5 स्मॉलेस्ट वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं, 5 लार्जेस्ट वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक डेटा है तो आप उसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। उसे कैसे लगा सकते हैं चलिए वो भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट टाइम और डेट के साथ भी इसे देख लेते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एरे में इन डेट्स को पास कर लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर रोज फंक्शन लगाएंगे, रोज फंक्शन लगाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, फिर इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, स्मॉल फंक्शन को भी बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो 3 स्मॉलेस्ट डेट्स आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर अब हमें टाइम वैल्यूज़ को चाहते हैं कि ओल्डेस्ट टाइम वैल्यूज़ हमारे पास आएँ, तो यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद स्मॉल लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एरे में इन टाइम वैल्यूज़ को पास कर लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर रोज फंक्शन लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद अब मुझे एरे में इन्हें पास करना है। एरे में मैं इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करूँगा, कॉलन लगाऊंगा और इसी सेल को एक बार फिर से सिलेक्ट कर लूँगा। मैं रोज फंक्शन आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ओल्ड टाइम वैल्यूज़ आपके सामने आ चुकी हैं। चलिए अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेल्स वैल्यूज़ को कैसे लगा सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कैसे लगा सकते हैं वो समझते हैं। अब अगर हम इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे और लार्ज लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, उसके बाद इस रेंज को उसमें पास कर देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F4 को प्रेस करेंगे, फिर से फंक्शन की F4 को प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, फिर यहाँ पर रो लिखेंगे, रोज फंक्शन लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ से हम इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद इस सेल को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, लार्ज फंक्शन को भी क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आ गई है। अब हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज जो सेल्स की थी यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गई हैं। अब आप अगर इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू लिखें, स्मॉल लिखें, टैब को प्रेस करें। टैब को प्रेस करने के बाद इस एरे को पास कर दें, इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F4 को 2 बार पास करें, कॉमा लिखें, 2 बार प्रेस करने के बाद कॉमा डालने के बाद आप यहाँ पर रोज फंक्शन लगाएं। रोज फंक्शन लगाने के बाद टैब को प्रेस करें। अब यहाँ पर आपको एरे में इस पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लें, फंक्शन की F4 को 2 बार प्रेस करें, उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगाएं, उसके बाद एक बार फिर से इसे सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट को बंद कर दें, उसके बाद स्मॉल फंक्शंस को भी बंद कर दें, एंटर को पर प्रेस करें, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने इन सेल्स वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। तो इस तरह से लार्ज फंक्शन और स्मॉल फंक्शन का इस्तेमाल MS एक्सेल में किया जाता है।